साथियों, मैं JUSU की तरफ से आप तमाम लोग जो सामने बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, उन सबका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज जब नाटक यहाँ पे हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि काश मेरे स्कूल में भी मलयालम पढ़ाया जाता, जिस तरीके से केरला के स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है। आज़ादी की बात हो रही है, राष्ट्रीयता की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। बिना भाषा का, बिना भाषाई एकता का किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। और जब हमारी भाषा एक नहीं है, जब हमारी संस्कृति एक नहीं है, तब हम किसी एक पहचान के आधार पर यदि राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो अपने आप में इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती है। भारत की पहचान विविधता में एकता वाली है, जहाँ लोग हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं और तमाम तरह की भाषाएं, संस्कृति, धर्म, जाति के लोग एक साथ रहते हैं। यही भारत की पहचान है। और इन सबको जो जोड़ कर रखता है वो है टॉलरेंस। और टॉलरेंस स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा जब कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी विचारधारा सत्ता पे आसीन हो जाए जो कहता हो एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता। स्वाभाविक रूप से उस राष्ट्र में टॉलरेंस खत्म हो जाएगा। सवाल है जिसमें तमाम लोग एक साथ अपने हक और अधिकार के साथ जी सकें और लोगों के जो सपने हैं अपने ज़िंदगी जीने के, उन सपनों के साथ वो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी सकें। अक्सर आजकल मैं लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचता रहता हूँ। अब्राहम लिंकन ने कहा डेमोक्रेसी के बारे में, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हमको लगता है कि इंडिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ है, ऐसे समय में हमको कहना चाहिए आज़ादी टू द पीपल, आज़ादी फॉर द पीपल, आज़ादी बाय द पीपल। ये सिचुएशन आज हमारे देश के अंदर पैदा हुई है। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी का इतिहास भी याद आता है। हालांकि इतिहास के बारे में जब हम बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अगर किसी को होता है तो वो कक्षाधारी लोग हैं। उनको लगता है कक्षा बदलने से देश बदल जाता है। कक्षा बदलने से देश नहीं बदलता, लोगों के हालात बदलने से देश बदलते हैं। और इन लोगों ने आजकल एक नया सफूफा छोड़ा है। हालांकि ये अपना इतिहास भी नहीं जानते हैं। अगर अपना इतिहास जानते तो शायद ये बात कहते नहीं। ये संघी लोग छाती कूट रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में अंग्रेजी में भाषण दिया। अंग्रेजी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लोग अंग्रेजी बोलें, जो भाषा बोलना चाहते हैं वो भाषा वो बोलें, किसी की हेजमनी नहीं चाहते हैं हम। लेकिन ये इनका नारा था इन संघियों का, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कहाँ गई हिंदी, क्या हुआ हिंदू का और कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान। आजकल संघियों ने जो देश के अंदर हालात पैदा किए हैं तो उससे आयोजकों का खर्चा बढ़ गया है और मुझे प्लेन में चढ़ने का मौका मिला है, पाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले अगर आपके मन में कोई बेईमानी नहीं हो तो कैमरा उठाइए और JUSU का असली वीडियो जाकर के बना लीजिए। वीडियो तो असली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वीडियो में क्या है? और इत्तेफाक से उनके अखबार में लिखा था द JUSU रॉ फुटेज आर ऑथेंटिक। जब फुटेज रॉ है तब तो उसको प्रिसाइजली ऑथेंटिक होना चाहिए। व्हाट अबाउट द मॉर्फ वीडियो? वो लाल लाल घेरे लगा करके जो दिखाए गए, देखो देशद्रोही का चेहरा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमने कभी नहीं कहा कि JUSU के अंदर वीडियो नहीं बनाए गए। JUSU के अंदर वीडियो बनाए गए, लेकिन उस वीडियो के अंदर छेड़छाड़ किया गया। जो रॉ फुटेज की बात हो रही है, बताइए उसमें JUSU का कौन सा स्टूडेंट नारा लगा रहा है? बताइए उसमें कहाँ JUSU के विद्यार्थी देश के खिलाफ बोल रहे हैं? अगर देश के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर पुलिस के पास सबूत है तो पुलिस को वो सबूत न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट को जाकर के प्रोड्यूस करना चाहिए।
और जब मामला सब जुडिस है तब एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर में किसी चीज को लेकर के परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। आखिर ये परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है? ये परसेप्शन इसलिए बनाया जा रहा है कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये लोग ही रियल नहीं है, इसलिए कभी भी रियल इश्यूज पे बात नहीं करेंगे। अगर रियल इश्यूज इनके पास होता तो ये इलाहाबाद में जो मीटिंग कर रहे हैं उस मीटिंग में बैठ करके जेएनयू के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होते, उस मीटिंग में बैठ करके इस देश के अंदर गरीबी के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। कोई कहता है संघ मुक्त भारत, कोई कहता है कांग्रेस मुक्त भारत, कोई ये क्यों नहीं कहता कि हमको गरीबी मुक्त भारत चाहिए, हमको बेरोजगारी मुक्त भारत चाहिए, हमको जातिवाद मुक्त भारत चाहिए? ये बात कोई क्यों नहीं बोलता है? और जब हम जाति की बात करते हैं तब हम जस्टिस की बात करते हैं। हम लोग EMS नंबूद्रीपाल को याद कर रहे हैं। एक कहानी अक्सर जेएनयू में सुनाई जाती है EMS के बारे में कि कॉमरेड के पास कोई एक बाहर से डेलीगेशन मिलने के लिए आया और अंग्रेजी में पूछा कि कॉमरेड ये बताइए कि देश के अंदर इतनी पॉवर्टी है, इतना प्रॉब्लम है, रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ इंडिया में? EMS आराम से खाना खाते रहे और उठते हुए हाथ धोते हुए बोला बिकॉज ऑफ द कास्ट। ये EMS का जवाब था। और आजकल हमसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है, पार्टी आपकी बंगाल, केरला और दूसरी जगह पे मजबूत है। हमने कहा देखिए पार्टी हमारी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी है। हम लोग स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करते हैं, लेकिन उसके बारे में एक बात हम जानते समझते हैं, वो आपको बोल देना चाहते हैं कि हमारे पास EMS नहीं थे, हमारे पास अच्युता मेनन नहीं थे, हमारे पास चंद्रप्पन नहीं थे, हमारे पास अच्युतानंदन नहीं थे, इसीलिए हम लोग पावर में नहीं आ पाए। जब हम EMS को याद कर रहे हैं तो हमको उनके विजन के बारे में सोचना पड़ेगा। EMS कोई नाम नहीं है। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, जेएनयू के लिए हमारे पुराने प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा लिखी गई है, कॉमरेड प्रकाश करार के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। जब हम पूरा का पूरा उनका जीवन देखते हैं EMS का, तो देखते हैं वो अपने आप में एक युग है जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को जवान होते हुए देखा और रशिया को टूटते हुए देखा। ये पूरा का पूरा कालक्रम उनके पास है। और एक उदाहरण है, उदाहरण ये है कि अगर हम डीप आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन हमेशा मास मूवमेंट की बदौलत खड़ा हो सकता है। अगर आपके अंदर मास लीडर बनने की कैपेसिटी है, आप मास रेवोल्यूशन कर सकते हैं। ये हमको EMS सिखाते हैं और ये हमको EMS से सीखना चाहिए। EMS ने कहा था बार बार जब वो देश की समस्या के ऊपर बात करते थे तो वो ग्रास रूट पे काम करने की बात करते थे, और ग्रास रूट पे काम किया गया। और ग्रास रूट पर जब काम किया जाता है तब जनता आपको हाथों हाथ देती है। आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो रहा है, जिस तरीके से प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पर से लोगों का विश्वास हो रहा है, हम अपना एक निर्मम क्रिटिक करें। और निर्मम क्रिटिक की अगर हम शुरुआत करेंगे तो इस कमरे से भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। हमारे सामने बहुत सारी तस्वीर लगी हुई है, आप इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए, बताइए इसमें कितनी महिलाओं को स्थान मिला है, बताइए जो समाज के दूसरे जाति और वर्ग के लोग हैं उनको कितना स्थान मिला है। ये मत कहिएगा कि इनके अलावा सोसाइटी में किसी के पास मेरिट नहीं था, क्योंकि ये बात अंग्रेज कहा करते थे कि इंडियंस के पास मेरिट नहीं है। ये मेरिट का लॉजिक धोखा है। जिनको मौका मिला वो आगे बढ़ गए, जिनको मौका नहीं मिला वो आगे नहीं बढ़ पाए। आज लड़ाई यही है कि सबको मौका देना पड़ेगा, तभी जस्टिस होगा, तभी सोशल जस्टिस होगी, तभी जेंडर जस्टिस होगा। अगर इस सवाल इस लड़ाई को हम लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ क्रिटिक करने से काम नहीं चलेगा, हमको एक अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। और आज जब हमारे सामने एक ऐसी सरकार चुनकर आई है जो चुनकर आई विकास के नाम पर, जो चुनकर आई महंगाई को खत्म करने के नाम पर, ना विकास हुआ ना महंगाई कम हुई। आजकल जो भक्त लोग हैं दौड़ कर जाते हैं पेट्रोल पंप पर अच्छे दिन को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको अच्छा दिन नहीं मिलता है। ये जो सपना उन्होंने दिखाया वो सपना पूरा नहीं हुआ। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक तो ये आपको आर्थिक मार मारेंगे, दूसरा ये आपको सामाजिक मार मारेंगे। आरक्षण को खत्म करना चाहती है। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल पे आरक्षण को खत्म कर दिया गया है।
दलितों के प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता था उस आरक्षण को खत्म कर दिया गया। उसके बाद गरीबी की बात हम करते हैं। अगर इस समाज के अंदर हिंदू मेजोरिटी है तो गरीब की मेजोरिटी भी हिंदुओं की होगी, और गरीबी के लोग को लेकर के अगर इस देश के अंदर कुछ नहीं हो रहा है तो वो सरकार न सिर्फ माइनॉरिटी विरोधी है, वो मेजोरिटी विरोधी सरकार है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो सिचुएशन हमारे सामने है उसमें हम कैसे लड़ेंगे, ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। और इस बात को अगर हम सोचते हैं तो हम विद्यार्थी आज इस कंक्लूजन पर पहुंच पा रहे हैं कि हो सकता है कि आपको इस बात में सहमति नहीं हो, लेकिन हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं कि इस देश के अंदर एक बड़ी लाइन खींचने की जरूरत है। छोड़ दीजिए डिफरेंसेस की, अगर डिफरेंसेस की बात करेंगे तो शायद हम कोई भी यूनिटी नहीं बना पाएंगे। अब इस स्टेट के अंदर जो एलडीएफ की सरकार बनी है वो एलडीएफ की सरकार भी नहीं बन पाती, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग पार्टी एक फ्रंट बनाते हैं। आज ऐसा समय आया है कि हमको लेफ्ट, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने की जरूरत है अगेंस्ट द फासिज्म। ये हमारी परिस्थिति है, ये हमारा चैलेंज है। अगर हम फासिज्म को डिफीट करना चाहते हैं, उस लाइन को अगर हम छोटा करना चाहते हैं, एक बड़ा लाइन खींचना पड़ेगा। जो लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में हैं, जो लोग जस्टिस के पक्ष में हैं, जो लोग इक्वलिटी के पक्ष में हैं, उन तमाम लोगों को एक साथ आना चाहिए और इस मिनिमम यूनिटी के लाइन पे चल करके जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है लड़ाई को, उस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये लड़ाई हम जीत पाते हैं तभी हम आजादी को बचा पाएंगे, और यही आजादी का डिफेंस होगा। और इस आजादी का डिफेंस करना जरूरी है, क्योंकि आजादी के अंदर गद्दारी करने वाले लोग आज देशभक्ति का अपमान पत्र बांट रहे हैं। इसीलिए हम उनको साबित करेंगे कि आपने अंग्रेजों के साथ वफादारी की, देश के साथ गद्दारी की, लेकिन हम देश को बिकने नहीं देंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इंडिया को जो आप प्राइवेट लिमिटेड बना करके उसके सीईओ बनने का प्रयास कर रहे हैं, देश विदेश घूम करके देश बदलने का जो नाटक कर रहे हैं, उस नाटक को पर्दाफाश करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, आजादी को बचाएंगे। यही हमारा संघर्ष है, यही हमारा सपना है। आप तमाम लोगों को सुनने के लिए और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।